कक्षा 10 जो विज्ञान है हमारा चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसका ये पार्ट 3 में लेके आया हूँ। ठीक है, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आधा घंटे के वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। पार्ट 3 में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आपको मेरे बनाने का तरीका तो पता ही होगा, मैं कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूँ कि जो भी आपका टॉपिक होता है उस पर जो बनने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन के रूप में आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो 1 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और कुछ 1 वर्ड्स वाले प्रश्न हैं जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो उत्तर क्या है, जब किसी पदार्थ का परिवर्तन अन्य किसी पदार्थ में होने पर प्राप्त पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं, यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर 1 में इस चैप्टर की। जैसे कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, हमारे पास कोई चीज़ है, प्रथम अवस्था में उसको आपने चेंज कर दिया दूसरी अवस्था में। चाहे भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, चीज़ों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता ही है ना। तो अगर देखो मैंने बर्फ़ लिया, उसको मैंने गर्म कर दिया बर्फ़ को, तो वो पानी बन जाएगा। और पानी को मैं फिर से ठंडा कर दूंगा तो वो फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन हुई, दूसरी से फिर प्रथम स्थिति में आ गई। तो ये जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन हमसे पूछ रहे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक पदार्थ में क्या होता है कि पहली स्थिति से अगर दूसरी स्थिति में पहुंच गए तो दूसरी स्थिति से आप प्रथम स्थिति पे नहीं पहुंच सकते। यानी कि अगर आपके पास दूध है, दूध से आपने दही बना दी तो दही से आप दूध कभी नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जब किसी पदार्थ का परिवर्तन अन्य किसी पदार्थ में होने पर प्राप्त पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं, यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये जो दूध है, दूध से दही बन गया, दूध और दही में बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। या फिर इसको भी लिख सकते हो और करके क्या लिख सकते हो कि वह परिवर्तन जब किसी एक प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने पर दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में नहीं पहुंच सकती, ऐसे परिवर्तन को भी हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगला आप वही है, भौतिक परिवर्तन क्या है, जो मैंने आपको अभी समझाया। किसी पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अंतर रूपांतरण का मतलब एक से दूसरा, दूसरे से पहला, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़। अभी मैंने उदाहरण दिया था, वही बोला। अंतर परिवर्तन का मतलब यही हुआ, मतलब प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति में परिवर्तन होगा, द्वितीय स्थिति में से फिर से प्रथम स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन जो 1 नंबर में आ सकता है आपके चैप्टर एग्जाम में, वो पूछ देगा आपसे कि भाई ढांचा समीकरण क्या होता है, ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो भाई किसे कहते हैं, किसी रासायनिक समीकरण का असंतुलित, जो असंतुलित समीकरण होता है ना, असंतुलित स्वरूप ढांचा समीकरण कहलाता है। जो असंतुलित समीकरण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ढांचा समीकरण बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ पर H2 है प्लस O2 और यहाँ लिखा है H2O। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर पे हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, परंतु इधर ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित अवस्था में नहीं है, इसी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, ढांचा रासायनिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि संतुलित नहीं है। और जब कोई समीकरण संतुलित नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न 1 नंबर में जो आ सकता है वो है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। पता है एक चीज़ है कि दुनिया में कोई चीज़ आप ना तो बना सकते हो ना ही उसे नष्ट कर सकते हो, बस आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसका परिवर्तन कर सकते हो, है ना। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। तो वही लिखा है, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में
क्योंकि जब रासायनिक समीकरण पढ़ रहे तो उसी हिसाब से हमें परिभाषा देनी है। किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, ये जैसे ये रासायनिक समीकरण में ये क्या है हमारा अभिकारक, ये हमारा क्या है उत्पाद। तो दोनों पक्षों में, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। अर्थात उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अभी आपने उपचयन अपचयन पढ़ा होगा ना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। सो देखो यहाँ से पूछ सकते हैं अपचायक किसे कहते हैं, 1 नंबर में। तो अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचयित करता है अपचायक कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित करता है। अपचयित का मतलब क्या होता है, उपचयन अपचयन पढ़ा होगा ना। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का योग होता है ना। तो वही चीज़, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अपचयित करता है अपचायक कहलाता है। और इसी तरीके से उपचायक की भी परिभाषा है कि उपचायक किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को उपचयित करता है उपचायक कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। 1 नंबर में प्रश्न पूछा सकता है कि जंग क्या है। जंग देखते ना, लोहा होता है, लोहे के ऊपर भूरी भूरी परत जम जाती है तो उसे हम जंग बोलते हैं आम भाषा में, है ना, साधारण भाषा में जंग बोलते हैं। तो जंग क्या है, वो वाला जंग नहीं जो मैदान में युद्ध हो जाता है, वो जंग नहीं। ये जंग अलग है ना, जो धातु के ऊपर परत चढ़ जाती है भूरी कलर की, उसे हम जंग बोलते हैं। कह रहे जंग क्या है, कह रहे जो होता है ना जंग, आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का थ्राइस का एक मिश्रण होता है। यानी कि जब आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का जो मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, जंग मिलता है। जो जंग होता है वो आयरन ऑक्साइड तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, 1 नंबर में आ गया है। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। अब वेरी शॉर्ट एक शब्द में जो उसका आंसर होता है, जो पूछा जा सकते हैं हाँ या ना, या फिर 1 वर्ड्स में 1 नंबर में आता है। ठीक है, MCQs में आ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। कह रहे हैं क्या मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो बिल्कुल है, क्योंकि जब जलाया दोगे तो आप एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो गया तो वो दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में आ ही नहीं सकता। अगर मैं इस कागज़ को जला दूँ, मैग्नीशियम को रहने दो, इस कागज़ को मैं अभी जला दूँ, ये एकदम राख बन जाएगी। आप राख से फिर क्या कागज़ बना दोगे, नहीं बना सकते ना। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उत्तर क्या होगा, हाँ। बुझा चूना क्या है, बुझा चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये फिर अगला प्रश्न है बुझे चूने का एक उपयोग बताइए। सफ़ेदी करने में, जो घर पे जो चूने का कलर नहीं होता है, ठीक है ना, वाइट बोलते नहीं, वाइट कलर देंगे तो वो सफ़ेद चूना होता है, बुझा चूना होता है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती हो। जब हम सांस लेते हैं, सांस जब हम छोड़ते हैं तो जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें क्या होती है, गर्माहट होती है, गर्माहट सी महसूस होती है ना। मैं देखो जब आँखों में फूँ देना होता है या फिर मुँह ऐसे कपड़ों में फूँ दे के हम ऐसे सेक लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है कपड़ा। क्यों गर्म होता है, क्योंकि जो हमने श्वसन अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गया है वो जब बाहर आती है ना तो उसमें एक हीट होती है, ऊष्मा होती है, और ऊष्मा जब निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा, हाँ। अगला प्रश्न क्या है, श्वसन की रासायनिक समीकरण लिखिए। जो हम सांस लेते हैं ना उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। श्वसन जो होता है हमारे अंदर,
तो ये क्या है, ये समीकरण आपको याद कर लेनी है, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2, तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। क्योंकि ये क्या है, CO2 क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब सांस लेते हैं तो क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके ये रिएक्शन देती है और ऊर्जा निकलती है, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक हो गया, ये से आई समझ में। एक नंबर पे एक प्रश्न आ सकता है, दो धातुओं के नाम बताइए जो संसारित नहीं होते, जिनमें जंग नहीं लगता है। अगर वो शुद्ध धातु होंगे ना तो उन पर जंग नहीं लगेगा। शुद्ध सोने पे और शुद्ध चांदी पे कभी भी जंग नहीं लगता है, लेकिन शुद्ध सोना भी नहीं होता है कभी भी, और शुद्ध चांदी भी नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध सोना एकदम नरम होता है, एकदम नरम, आप उसके आभूषण नहीं बना सकते। शुद्ध सोना पहन के अब जब बाहर निकलोगे तो वो पिघलने लगते हैं। चांदी का भी वही माहौल है। तो इसमें बोलते हैं ना 24 कैरेट जो सोना का शुद्ध पैमाना होता है वो कैरेट में दिखा जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट वाला सोना हम पहन नहीं सकते, ठीक है। तो हम जो सोना पहनते हैं आमतौर पे वो 18 कैरेट का होता है, यानी कि 6 कैरेट उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, तब जाके उसको सॉलिड बनाया जाता है, तब उसको हम आभूषण के रूप में पहन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आलू चिप्स को उपचयन से बचाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। जो आप लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना, ये सब जो चिप्स खाते हो उसके अंदर एक हवा भरी रहती है। अब दुकानदार से बोलते हो मैंने 10 रुपये दिए, इतना बड़ा, इसके अंदर तो इतना सा चिप्स था, आपने तो पूरा हवा भर के दे दिया। वो जो हवा भर के देता है ना उसकी भी एक अलग से कीमत होती है। उसके अंदर उससे फूं मार के हवा नहीं भरा होता है, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है, वो जो चिप्स होता है आलू का उसे उपचयित होने से बचाता है, उपचयन से बचाता है, उसको नरम होने से बचाता है, उसका कुरकुरापन बनाए रखता है, उसके स्वाद को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। तो ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उपचयन अपचयन पे आते हैं। देखो, एक उपचयन अपचयन मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर। अब ये जो परिभाषा है उपचयन अपचयन की वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में पूछता है कि उपचयन अपचयन क्या है तो आपके मन में जो भी आए वो लिख दो, जो भी परिभाषा क्लिक कर रही है। लेकिन अगर उसमें बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बताओ या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के आधार पर बताओ, तो आपको उसी आधार पर उपचयन अपचयन की परिभाषा देनी है, ठीक है। सो देखो प्रश्न कैसे आ सकता है एग्जाम में। उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए, ठीक है। तो देखो मैं पहले ऑक्सीजन के आधार पर बता देता हूँ। देखो जब ऑक्सीजन की एडिशन होता है, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन को जब जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पर C था और इधर आके CO हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन बोला जाता है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक तरीके से ये पहले ही पढ़ा रखा है तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के कॉपी में लिख लेना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तथा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो जो मैंने बोला उसको सुनो, आराम से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये परिभाषा मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तभी मैं इस चीज़ को सिर्फ बोल रहा हूँ, बट ये परिभाषा मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो इसको मैं अब आपको समझा के लिखवा दूंगा इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, ठीक है। देखिए कह रहे इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार, ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणु या आयन के
रखने या प्राप्त करने पर आधारित होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मेन शुरू होता है। जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन अब कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन। और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब हम क्या बोलेंगे, अपचयन। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उपचयन बोलोगे और ग्रहण करने पर अपचयन बोलोगे। ठीक है, अर्थात अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ चलते हैं। समझ रहे हो आप? उपचयन तथा अपचयन क्या करेंगे, साथ साथ चलते हैं। अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होते हैं अपोपचय या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका दूसरा नाम अपोपचय भी है, इसे हिंदी में बोलते हैं, और रेडॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होती हैं तो उसे हम अपोपचय या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन कहते हैं। जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे अपचयन कहते हैं। अब जब दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम अपोपचय या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि ये उदाहरण दे रखा है हमें, ठीक है ना, इस उदाहरण में कौन सा अपचयन हो रहा है, कौन सा उपचयन हो रहा है, वो हमें बताना है। देखो, ये जो समीकरण हमें दे रखा है, उपयुक्त अभिक्रिया एक उपचयन अभिक्रिया है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों चीज़ हो रही है। क्यों? ये Zn है, Zn के साथ क्या लगा है, O, और यहाँ क्या हो गया, Zn। तो इसमें क्या हो रहा है, ZnO का उपचयन Zn में हो रहा है। उपचयन कब होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। देखो, Zn के साथ O लगा था, तो Zn के साथ जब O लगा था तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, देखो ओनली Zn है, तो O हट गया, इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। तो Zn का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। C के साथ सिर्फ C था और C के साथ अब C O भी आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो C का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और Zn का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, दोनों एक साथ हो रही हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपोपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। आ रहा समझ में? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उपचयन, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपचयन। सिंपल है, बल्कि पहले वाले से भी आसान समीकरण है और आसान परिभाषा है। तो हमें उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स का अभिक्रिया का भी ज्ञान आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछ सकता है एग्जामिनर, मंद और तीव्र अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? एक एक उदाहरण दीजिए। मंद नाम से ही पता चल रहा है, तीव्र नाम से ही पता चल रहा है, सो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती, मतलब मंद का मतलब होता है धीरे धीरे होती हैं, तथा जिसके पूरा होने में अधिक समय लग जाता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती हैं तथा जिनका पूरे होने में अधिक समय लग जाता है, मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन और आयोडीन की जो अभिक्रिया है ना, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये एक मंद अभिक्रिया है। ठीक है, इतना अगर ना भी लिखो तो सिर्फ इतना लिख देना, ये जो अभिक्रिया है ना, उदाहरण पे इतना लिख दो, यहाँ से यहाँ और इतना, काम खत्म, पूरे नंबर मिलेंगे। तो आया समझ में? ये चीज़ भी हो गई। अब आता है और एक उदाहरण ये है, तो अगर ये टफ लग रहा है तो सब छोड़ सकते हो, बाकी आप लिख लेना। देखो, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि आणविक अभिक्रिया क्या है। जो अभिक्रियाएं अणुओं के बीच होती हैं उसे हम आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये अणुओं के बीच में हो रही है तो इसे आणविक अभिक्रिया कह रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीव्र अभिक्रिया। तीव्र का मतलब क्या होता है, फटाफट, एकदम से, जल्दी हो जाना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो शीघ्रता से होती हैं या तीव्रता से होती हैं, ठीक है, या अभिकारकों को मिलाने पर तुरंत पूर्ण हो जाती है। अभिकारक लिया, मिलाया, फट से हो गया। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे,
तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखो, जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफ़ेद अवशेप तुरंत आ जाता है। ये जो एक अवशेप है तुरंत आ जाता है, मतलब फटाक से बन जाता है ये रिएक्शन। जब आप AgNO3 और NaCl को मिलाओगे ना तो AgCl का जो अवशेप है, जो गंदगी बोलते हैं एक तरीके से अवशेप को, वो तुरंत आ जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, एक तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, इसका पूरा फुल प्रोसेस यहाँ है। तो अगर एक नंबर में आता है तो यहाँ से यहाँ तक लिखो और उदाहरण के लिए ये लिख दो, बस। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया, चाहो तो अब लिख लेना, पूरा फुल प्रोसेस है ये। ठीक है, तो और एक यहाँ पे लिख रखा है, अभिक्रियाएं अणु, जब अभिक्रियाएं आयनों के बीच में होती हैं तो उन्हें हम आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया के प्रकार को भी पहचानिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जिंक कार्बोनेट का जो सूत्र होता है ना, वो होता है ZnCO3। ठीक है, तीर का रिएक्शन है, फिर क्या है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक का मतलब Zn, ऑक्साइड का मतलब O, तो जिंक ऑक्साइड बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो देखो यहाँ पर एक तत्व था और इधर कितने हो गए, 2 तत्व हो गए, यानी कि एक चीज़ 2 चीज़ों में बट गया, तो मतलब वियोजन हो गया। पहले एक फैमिली थी, अब ये 2 फैमिली हो गई, तो क्या हो गया, परिवार बट गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है आपको। तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है मैग्नीशियम में क्या मिला जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम HCl से, लेकिन यहाँ पर संतुलित क्या है तो 2 लगाया है मैंने, और मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखते हैं MgCl2। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है H2, H के 2 मोल। तो देखो ये क्या है, Mg के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, Mg के साथ क्या आ गया, क्लोरीन। ये देखो MgCl2 और हाइड्रोजन बेचारा अकेला रह गया, तो एक चीज़ यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हम लिख सकते थे, क्योंकि एक चीज़ अपने जगह से हटकर दूसरी जगह पर आई है, प्रतिस्थापित हुई है, या फिर बोल सकते हैं विस्थापित हुई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाओ, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या मिला जा रहा है, बेरियम आयोडाइड। तो क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr। ठीक है, प्लस फिर क्या मिला जा रहा है, बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2। फिर क्या बन रहा है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम का K, आयोडाइड का I। फिर क्या बन रहा है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो देखो चीज़ों की अदला बदली हो रही है। यहाँ देखो पोटेशियम के साथ आयोडाइड आ गया और Ba के साथ Br आ गया, तो 2 चीज़ों की अदला बदली हो रही है ना। तो इस 2 चीज़ों की जब अदला बदली होती है, इसके स्थान पर वो, उसके स्थान पर वो, देखो यहाँ पर I आया, यहाँ Br के स्थान पर Br गया I के स्थान पर, अदला बदली हुई। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर के निशान के हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तीर के निशान हाइड्रोजन क्लोराइड। संतुलित भी कर दिया हमने। 2 चीज़ मिलकर एक चीज़ जब देते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद देगा, केवल एक ही उत्पाद, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आराम से हो गया संयोजन अभिक्रिया भी।
ओके, ये भी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मतलब ये जो चीज़ वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, शब्दों में, इनको पढ़ते हुए आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है और उसको फिर संतुलित भी करनी है। क्या बोल रहे हैं? जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, मतलब की पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं, अभिक्रिया करके मतलब तीर के निशान, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। मतलब बाएं पक्ष में क्या रहेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, फिर क्या है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 अभिक्रिया यानी कि तीर का निशान, फिर क्या बोला, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के 2 मोल, फिर क्या बोला है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। सिंबल आराम से बन गया। ठीक, अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके, मतलब बाईं तरफ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर प्लस क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया करके यानी कि तीर का निशान सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो बाईं तरफ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, क्या मिला जाता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, अभिक्रिया करके यानी कि तीर का निशान क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और क्या बनाता है, जल यानी कि H2O। हो गया, एकदम हलवा था। तो इसको शब्दों को पढ़ के घबराना नहीं है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे से देखना है चीज़ों को और फिर आपको लिखना है। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, ये रासायनिक से BaCl2 कैसे बनता है, इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से, आधे घंटे की, ताकि आपको समीकरण बनाने में कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, कि ये BaCl2 ही क्यों बना, BaCl3 क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पर, इन सब का एक कारण होता है। और कारण तभी आप जान पाएंगे जब आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक का ज्ञान होगा। तो अगला क्वेश्चन है, देखो अंतर लिखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। सो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर बताइए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे आएगा, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, प्रत्येक अभिक्रिया का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो आपको क्या लिखना है, एक तरफ संयोजन लिखो, दूसरी तरफ वियोजन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में लिखना है, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे सटीक। और हमेशा कोशिश करो स्केच पेन का यूज़ करो, काला और ब्लू। अच्छा, जब एग्ज़ाम में पेन का चयन करोगे ना, तो अच्छी पेन का चयन करना है। देखिए तो मैंने ब्लू पेन लिया है, आपको वीडियो में भी कितना चमकीला दिख रहा है ना, शानदार लग रहा है। और मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया और स्केच पेन का भी यूज़ किया, सो कितना बढ़िया निखर के आ रहा है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी राइटिंग होने के बावजूद भी अच्छा दिखने को मिल रहा है हमें। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है नंबर को लेने के लिए, आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो इधर संयोजन नाम से ही पता है, संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब तोड़ना। तो इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग से एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब दो या दो से अभिकारक लोगे तो एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक, और वियोजन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में यौगिक वियोजित होकर, एक ही यौगिक होता है वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। मतलब आपका अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ये क्रियाएं एक या अनेक तत्वों पदार्थों के पारस्परिक संयोजन से विभिन्न ऊर्जाओं की उपस्थिति में होते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, ये अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या उत्प्रेरक के कारण ही संभव हो पाता है। अगर किसी की प्रेजेंस ना होगी तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एक चीज़ अनेक चीज़ों में टूट के बढ़ जाए। तो इनमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति का होना अनिवार्य है, अन्यथा नहीं हो सकता यह अभिक्रिया।
और इसमें किसकी ज़रूरत होती है? अभिकारकों की। 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारकों को मिला के कर दो, आपका उत्पाद बन जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ मैंने लिया है अमोनिया, फिर लिया है मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उस दोनों को मिला दिया है तो क्या बन गया? NH4Cl। फिर मैंने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। 2 अभिकारक लग रहा हूँ, एक ही उत्पाद बन रहा है। और इधर देखो, एक ही अभिकारक है, उत्पाद 2 हैं, तो ये क्या है? अभी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी देना है, आराम से बन गया। तो इस वीडियो का पार्ट 3 यहीं तक रखते हैं। अब पार्ट 3 में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको सारा मिल जाएगा, और रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हो वो भी मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।